क्रीमी लेयर को एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी लागू होना चाहिए। कोई गरीबी उन्मूलन का कोई सिद्धांत के लिए रिजर्वेशन बाबा साहब ने नहीं दिया। जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जा सके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को। 11.16% ओबीसी के छात्र पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन दोनों वर्गों में से 1% लोग भी भारत के निजी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, तो फिर ये क्रीमी लेयर की बात क्यों? उसके अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लग रहे हैं सारे आरएसएस की बैकग्राउंड से लग रहे हैं। उनके लिए आप ईडब्ल्यूएस बनाते हैं और ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 8 लाख की सीमा रखते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है, पिछड़े वर्गों की बात आती है तो 1.5 लाख 2.5 लाख। किसी सरकार को इतनी शर्म भी नहीं आती। ये मानसिकता एससी एसटी के बच्चों को शिक्षा से दूर करना, नौकरी से दूर करने की दिखती है। ज्यादातर सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, ज्यादातर पीएसयूज को बेच दिया। आखिर इतनी नफरत अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्गों के लोगों से क्यों है आपको? साथियों, आजकल आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बहुत सारे लोग शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन के अंदर क्रीमी लेयर की बात करने लगे हैं और ये बहस तब ज्यादा बढ़ गई जब सब क्लासिफिकेशन का जजमेंट 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। बिना किसी सर्वे के, बिना किसी डाटा के, बिना किसी स्टडी के एक ऐसी बात उस जजमेंट के अंदर लिख दी जिसमें क्रीमी लेयर को एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी लागू होना चाहिए, लेकिन ये फैसला सरकार करेगी। यानी कोर्ट ने जजमेंट दे दिया और सरकार के ऊपर डाल दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर पिटीशन डाली कि क्रीमी लेयर शेड्यूल्ड कास्ट के, शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन में लागू होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर पहले कोई सर्वे हुआ होता, कोई डाटा कलेक्ट किया होता, कोई जांच हुई होती, एक जमीन पर उतरकर सच्चाई को जानने का प्रयास होता, तो शायद जजमेंट के अंदर क्रीमी लेयर की चर्चा एससी एसटी के अंदर नहीं हुई होती। चूंकि ये कोई गरीबी उन्मूलन का कोई सिद्धांत के लिए रिजर्वेशन बाबा साहब ने नहीं दिया, बल्कि वो लोग जो सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर पिछड़े थे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए ये प्रयास किया गया कि उनके लिए रिजर्वेशन नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में होना चाहिए। लेकिन आज आजादी के 75 साल बाद स्थिति क्या है? एक तरफ भारत की सरकार 2006 में 93rd अमेंडमेंट करती है भारत के संविधान में और आर्टिकल 15(5) जोड़ती है। जोड़ती इसलिए है ताकि जितने भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर रिजर्वेशन दिया जा सके अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को। लेकिन आज तक भी वो लागू नहीं हुआ और दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कोर्ट के अंदर पिटीशन डाल दी। लेकिन मैं एक डाटा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट की एजुकेशन के ऊपर एक स्टैंडिंग कमेटी है जिसके चेयरमैन आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं। उन्होंने कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के बारे में, जो प्राइवेट हैं, उनके बारे में काफी बड़ी स्टडी की और स्टडी करने के बाद वो जिस नतीजे पर पहुंचे, जो रिपोर्ट उन्होंने संसद के अंदर रखी और केंद्र सरकार से ये मांग की कि एससी एसटी ओबीसी को निजी शिक्षण संस्थानों के अंदर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। आप देखिए डाटा क्या कहता है। ये डाटा बताता है ओबीसी के लोग प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर, जो रेपुटेड प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उसमें ओबीसी के लोग 11.16% ओबीसी के छात्र पढ़ते हैं। लेकिन अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अनुसूचित जाति के 0.89% और अनुसूचित जनजाति के 0.53%। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन दोनों वर्गों में से 1% लोग भी भारत के निजी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी फीस इतनी ज्यादा है। कहीं पे 50 लाख तो कहीं 1 करोड़, कहीं 1.5 करोड़, कहीं पे 20 लाख, कहीं 25 लाख, कहीं 30 लाख। यानी कि भारत की सरकार की नौकरियों में जो लोग ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी में आए, वो भी इस लायक नहीं है कि अपने बच्चों को इन प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में एडमिट करा सके, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। तो जब उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि उनके बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में पढ़ पाएं, तो फिर ये क्रीमी लेयर की बात क्यों? आखिर क्रीमी लेयर का आधार क्या है? मैंने तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर देखा, तमाम देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर लग रहे हैं, सारे के सारे आरएसएस की बैकग्राउंड से लग रहे हैं। और उसमें जो ईडब्ल्यूएस के नाम पे जो लग रहे हैं, वो लोग 1000, 2000, 3000 खर्च करके सर्टिफिकेट बनवा लाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। वो गरीबी रेखा से ऊपर है।
गरीबी रेखा में आ ही नहीं सकते, उनकी आंख जांच करा लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जितने भी शिक्षण संस्थानों के अंदर सरकारी जो जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो स्टेट की हो सेंटर की हो, उसके अंदर जितने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस के कोटे से लग रहे हैं, आप उनकी जांच कर लीजिए, उनके गांव में जाकर उनके पास क्या प्रॉपर्टी, तो पता लगेगा ईडब्ल्यूएस की 8 लाख वाली सीमा में नहीं आते। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि जहां छात्रवृत्ति देने की बात है या एससी/एसटी के रिजर्वेशन की बात आती है, तो वहां पे उनका एक इनकम क्राइटेरिया 2.5 लाख है और कई जगह तो 1.5 लाख है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो उनका इनकम क्राइटेरिया 8 लाख है। यानी स्वर्ण जाति के लोग जो पहले ओवर रिप्रेजेंटेड है, पहले से उनका रिप्रेजेंटेशन से कई गुना ज्यादा लोग सरकारी नौकरी में शिक्षण संस्थानों में बैठे हैं, उनके लिए आप ईडब्ल्यूएस बनाते हैं और ईडब्ल्यूएस में उनके लिए 8 लाख की सीमा रखते हैं इनकम की। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति की बात आती है, पिछड़े वर्गों की बात आती है, तो 1.5 लाख 2.5 लाख से ऊपर नहीं है। इतना बड़ा पक्षपात हो रहा है, किसी कोर्ट को नहीं दिख रहा, किसी सरकार को नहीं दिख रहा। और मुझे तो बड़ा दुख होता है, किसी सरकार को इतनी शर्म भी नहीं आती कि कम से कम अनुसूचित जाति जनजाति के पारिवारिक स्थिति को देखते हुए अगर आप ईडब्ल्यूएस को, स्वर्ण जाति के लोगों को आप 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया रख रहे हैं, तो फिर एससी/एसटी को क्यों नहीं 8 लाख करते आप? ये बड़े दुख की बात है। और ये जो क्रीमी लेयर की लागू करने वाली जो मानसिकता दिख रही है, ये मानसिकता एससी/एसटी के बच्चों को शिक्षा से दूर करना, नौकरी से दूर करने की दिखती है। क्योंकि वैसे ही 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को आप ठेके पे दे चुके हैं, आउटसोर्स कर चुके हैं, वहां तो नौकरियां सरकारी लगती नहीं है। और रही बात ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, उसमें भी आउटसोर्स, उसमें भी ठेके पे भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट पे, कॉन्ट्रैक्चुअल 50% वैकेंसी खालियां जो हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती हो रही है, रेगुलर वैकेंसी हो रही नहीं है। ज्यादातर सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, ज्यादातर पीएसयूज को बेच दिया। तो हमारे एससी/एसटी के, ओबीसी के जो बच्चे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके तो हमने रास्ते तरक्की के बंद कर दिए। शिक्षण संस्थानों को लगातार आप बंद कर रहे हैं, लाखों सरकारी स्कूल आप बंद कर चुके हैं। आखिर इतनी नफरत अनुसूचित जाति जनजाति के पिछड़े वर्गों के लोगों से क्यों है आपको? और इतना पक्षपात होता है, कोर्ट को नजर नहीं आता क्या? साथियों, हमें इसके लिए बहुत बड़ा जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इस बात को आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी बोला है कि हम इसके लिए लड़ेंगे, इसको न्याय दिला के छोड़ेंगे। 15/5 लागू होना चाहिए, जब ऑलरेडी 2006 में पास हो चुका है, उसको लागू करने में सरकारों को दिक्कत क्या है? तो हम लोग इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है पूरे देश के अंदर एक वातावरण बनाने की जरूरत है। मैं समाज के लोगों से आह्वान करता हूं, सब लोग एकजुट होकर इस न्यायिक, हमारा हक है, इस न्यायिक हक के लिए हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।